शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार में नमस्कार। साथियों, ये पहली वॉइस रिकॉर्डिंग के बाद ये दूसरी वॉइस रिकॉर्डिंग आप सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचनाओं से भरी हुई है। इसे आप कस्टमर को जरूर सुनना चाहिए। वो सारे कस्टमर जो लीगल में किसी के बहकाए हुए गए और जाने के बाद इस आश्वासन के साथ और इस उम्मीद के साथ कि लीगल में जाने से आपका पैसा मिलेगा, किस प्रकार से आपके इमोशन और आपके लिए गए फैसलों और आपके पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है, किस प्रकार से आप सभी लोगों को अपनी ताकत बनाकर कुछ ब्लैकमेलर टाइप के लोग कोर्ट के अंदर आपके इमोशन, आपकी लायबिलिटी के नाम पर नंगा नाच नाच रहे हैं। साथियों, जब 28 और 29 की डेट में कंपनी के ऊपर जो आरोप लगाए गए, मैं उस आरोप के पीछे की पहले आपको वजह बताना चाहूंगा। और यह वजह जानना आपके लिए बहुत जरूरी इसलिए है कि अगर अब आप कस्टमर नहीं जागे तो हिंदुस्तान में आप ये मान के चलिएगा कि एक कंपनी लाख कोशिश करने के बाद भी आपको पैसा देना चाहती है। ये भेड़िए टाइप के लोग आपको आपकी लायबिलिटी खत्म नहीं होने देंगे, ना आपको आपका पैसा मिलने देंगे। उसके पीछे की वजह अगर आप समझदार हैं तो मेरी इस वॉइस रिकॉर्डिंग बताएगी कुछ वजहों से जरूर समझेंगे। साथियों, 28 तारीख की जो डेट लगी थी उससे पहले जिस डेट में कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग चल रही थी, उस दिन माननीय उच्च न्यायालय में जज महोदय के सामने हमारे अधिवक्ता ने कंपनी की तरफ से अपनी बात रखी थी और यह बताया था कि किस प्रकार कंपनी के साथ छल किया गया। और इस छल कपट में उन 3 नामों को लिया गया जिन 3 नाम के जरिए कंपनी के कस्टमर्स को अलग अलग तरीके से बहकाया और बरगलाया गया। वो 3 नाम कौन कौन से थे, इसकी वॉइस रिकॉर्डिंग आपके सामने डाली गई थी। कंपनी के अधिवक्ता ने पूरी तरीके से कंपनी का पक्ष कोर्ट के सामने रखते हुए पूरी स्टोरी बताई कि कंपनी अपने ज़मीनों पर, अपनी सारी चीज़ों पर इतनी मजबूत है कि अपने कस्टमर्स की लायबिलिटी को ख़त्म कर सकती है, हमें मौका दिया जाए। और 3 नाम सिर्फ लिए गए थे उस दिन। 3 नामों में एक पहला नाम उस बंदे का था जिसने कंपनी के नाम पर तकरीबन 50 करोड़ से ऊपर की संपत्ति अपने नाम पर, अपने रिश्तेदारों के नाम पे करवा रखी है और आज भी है। और वो बंदा नामजद है कंपनी के ऊपर हुई एफआईआरों में और अपने उन कंपनी की जमीनों पे किए गए घोटालों के पैसों से आज तक अपने आप को बचा के रखा हुआ है। और मैं ये भी देखना चाहूंगा कि कितने दिन तक ऐसे लोग बचे रहेंगे। अब अगर आज इस बात पर आकर कंपनी खड़ी हो चुकी है कि अंजाम चाहे जो हो, लेकिन अब इस लड़ाई को पूरी तरह से लड़ा जाएगा, तो वो 3 नामों में पहला नाम जिसने कंपनी की तकरीबन प्रयागराज की 50 करोड़ से ऊपर की जमीन, मॉल और न जाने ऐसे कितने प्रतिष्ठान उसने अपने नाम पे करवा रखा है, अपने रिश्तेदारों नाम पे करवा रखा है, उसके लोगों के नाम पे हुआ पड़ा हुआ है, वो नाम था, अगर जांच में वो नाम आ जाएगा तो न जाने कितना बड़ा भेद वहां पर खुलेगा। अपनी टीम में उस शख्स ने 1 रुपया नहीं बांटा और करोड़ों रुपए, सैकड़ों करोड़ रुपए की जमीन अपने नाम पर हमारे अथराइज सिग्नेटरियों को मिला करके, घूस दे करके, दबा करके, प्रेशर दे करके, अपने नाम पे करवा करके आज की तारीख में आप कस्टमर को आपका पैसा ना मिले, आपकी जमीन ना मिले, इस क्रम में उस पैसे को पानी की तरह बहाया जा रहा है और खुद को सुरक्षित रखने के लिए और आपको आपकी लायबिलिटी से दूर रखने के लिए सारे कर्म किए जा रहे हैं। दूसरा नाम, यह वो नाम है जिसने 68,000 करोड़ रुपए का ब्लेम और क्लेम अपने रिट में किया हुआ है। यह वो नाम है जिसने अपनी रिट के अंदर सरासर एक एक बात झूठी लिखी है, जिसने सारी की सारी वो लायबिलिटी जो यहां वहां से इकट्ठा करके, जोड़ करके और इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर डालने के बाद अपनी रिट पर बाकायदा झूठ बोलने के लिए ऐसे अधिवक्ताओं को हायर कर रखा है कि जिनका स्टेटमेंट यही है कि कल अगर बाय द वे ये बात झूठ साबित हो जाती है तो इसमें मेरा क्या बिगड़ेगा, जिसने रिट डाली है उससे सवाल होगा। अगर 68,000 करोड़ का आरोप सही साबित नहीं हुआ तो वकील महोदय की यह कहना होता है तो एक फिगर है, मैंने दे दिया है अपने क्लाइंट के कहने पर, कल अगर कुछ होता है तो क्लाइंट की जिम्मेदारी क्लाइंट समझेगा। अखबार में छपता था, हमने वहां से लिया हुआ है। यानी कोर्ट के अंदर दूसरे महाशय जो लगातार ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से कस्टमर और कंपनी के बीच में कोई बात ना होने पाए, कंपनी वापस ना आने पाए, कोर्ट इनको ना मिलने दे, क्योंकि जब मिल जाएंगे तो हकीकतन
अगर 25 रुपए का काम हुआ है और 100 रुपए का आरोप लगाया गया है, तो बीच का 75 रुपए कोई ना कोई खाया तो जरूर है। और जिस दिन कंपनी और कस्टमर एक हो गए, तो 25 रुपए की देनदारी कंपनी की होगी, वो तो चुका दी कंपनी, लेकिन 75 रुपए वाले कहां जाएंगे? इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए जिस प्रकार से कंपनी के ऊपर आरोप लगाए गए और यह कहा गया कि जांच एजेंसियां जांच नहीं कर रही हैं, जांच एजेंसियां कंपनी के चेयरमैन को प्रत्यर्पण करा करके इंडिया नहीं लेकर के आ रही हैं, जांच एजेंसियां ढिलाई बरत रही हैं। पॉइंट वाइज पॉइंट मैं बात करता हूं। सबसे पहले इस वॉइस रिकॉर्डिंग में 68,000 करोड़ का जिन्न एक बार फिर से बोतल से बाहर निकाला गया, जो कि जांच एजेंसियों की जांच रिपोर्ट में यह तो आज सबमिट की गई, लेकिन 68,000 करोड़ की जगह 10,000 करोड़ ने ले लिया था। और 10,000 करोड़ रुपए पर बहस होनी शुरू हो गई थी कि एटलीस्ट 10,000 करोड़ तक का तो मामला है, यानी 68,000 करोड़ कम होकर 10,000 करोड़ हो गया। इसके बाद आज जब कोर्ट में जांच एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी, तो उस रिपोर्ट में 10,000 करोड़ घट करके 1,200 करोड़ हो गया। और 1,200 करोड़ में भी आप लोगों के सामने शायद रिपोर्ट आए, शायद ऑर्डर में लिख करके आए, 700 करोड़ रुपए जो कि सरकारी मालियत के हिसाब से लैंड बैंक है, और 500 करोड़ रुपए वो उन किसानों को दिया गया है, लैंड में दिया गया जिनसे जमीनें लिखवानी बाकी है और भी जमीनें लिखवाई नहीं गई हैं। यानी इनपुट और आउटपुट, ये दोनों चीजों को ला करके कोर्ट में आज जांच एजेंसियों ने जब दिया, तो दोनों बराबर था। और आरोप 68,000 करोड़ रुपए का। आप सभी से निवेदन है, यहीं से आप समझना और एक्शन लेना शुरू करें। 68,000 करोड़ रुपए का झुंझुना आप लोगों को बजवाते बजवाते 4 साल गुजार दिया गया, और जांच एजेंसियों ने 3 सालों में जांच कर करके आज की तारीख में आप सभी लोगों के सामने, उम्मीद करता हूं शायद ऑर्डर में आए, 1,200 करोड़ का मामला ला खड़ा किया गया। उसमें भी 700 करोड़ रुपए का लैंड बैंक जो एजेंसियों ने सीज कर रखा है, और वो सरकारी मालियत से है। अगर उसे प्लॉटिंग करके बात की जाए तो तकरीबन 4 गुना 5 गुना उसकी कीमत जा चुकी है। 500 करोड़ से ऊपर का एडवांस किसानों के पास, लैंड मैनेजर के पास, जिसके बारे में माननीय उच्च न्यायालय में आज आदेश दिया गया कि उन सभी लोगों को पकड़ा जाए, उन सभी लोगों से पैसा वसूला जाए। यानी कंपनी ने जितना पैसा लिया, उतना सारा पैसा कंपनी का वहीं पे दिखाई दे रहा है। जांच एजेंसियों की जांच रिपोर्ट में है। ये मेरी तरफ से नहीं कहा गया है, जांच एजेंसियों ने इस रिपोर्ट को कोर्ट में सबमिट किया है। जब 28 तारीख को आरोपों की झड़ी लगाई गई, 29 तारीख को जब जांच एजेंसियों के डायरेक्टर लेवल के लोगों को तलब किया गया और यह कहा गया कि हर हाल में 31 तारीख को रिपोर्ट आ जानी चाहिए, तो 31 तारीख की रिपोर्ट में 68,000 करोड़ रुपए का जिन जो निकाला गया था, वो 1,200 करोड़ रुपए पर आकर खड़ा हो गया। और 1,200 करोड़ रुपए में 700 करोड़ रुपए की लैंड बैंक और 500 करोड़ रुपए का एडवांस दिखाया गया। यह है आपके 68,000 करोड़ रुपए का झुंझुना, जिसे अब तक बजवाया गया। और आप सभी लोग लायबिलिटी से दूर सिर्फ इसलिए रहे कि 68,000 करोड़ रुपए के नाम पर जांच एजेंसियों से लेकर के माननीय उच्च न्यायालय, मुख्य न्यायाधीश से लेकर के जितनी भी बेंचों में बहस हुई, हर जगह सिर्फ एक प्रश्न आ खड़ा हो जाता था कि अगर ये स्कैम इतना बड़ा हुआ तो क्या होगा। और जाहिर सी बात है, कोई भी जांच एजेंसी हो या कोई भी कोर्ट की बेंच हो, वो इतनी आसानी से इतने बड़े गैप को, इतने बड़े फाइनेंशियल गैप को हजम नहीं कर सकती है, डाइजेस्ट नहीं कर सकती, यह मानकर कि नहीं साहब 1,000 करोड़ का ही मैटर होगा। जांच अपने स्तर पर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार करवाई गई। सभी एजेंसियों ने मिलकर जब जांच करी, और आज की तारीख में आपके सामने आकर फिर से वही बात खड़ी हुई जो हमने अब से 2 साल पहले, 3 साल पहले कही थी। यानी आप सभी लोगों को यह जान लेना, समझ लेना चाहिए कि 1 रुपया भी आपका कंपनी मैनेजमेंट कहीं लेकर भागा नहीं है। यह समझ लेना चाहिए कि जो आरोप हम पे लगाया गया कि हम पैसा लेके भाग गए, हम भगौड़े हैं, हम पैसा लेके विदेश चले गए, अफ्रीका चले गए, लंदन चले गए, दुबई चले गए, आपका एक एक पैसा वहीं पर मौजूद है। ये अब हम नहीं कहते, जांच एजेंसियों की रिपोर्ट कहती है, और यह चीज वहां पर मौजूद है। अब जरा पूछिए और बताइए कि ये 68,000 करोड़ के चक्कर में वो लोग जिनके 4-5 साल बर्बाद हुए,
ये बर्बाद किसने किया? 4-5 साल कंपनी ने बर्बाद किया, या कस्टमर्स के नाम पर रिट डलवा करके खेल खेलने वाले उन लुटेरों ने किया, जिन्होंने आपका पैसा वहीं खाया और एफआईआर के नाम पर, रिट के नाम पर आपको अब तक बेवकूफ बनाते चले आ रहे हैं। साथियों, इसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा आरोप लगाया गया, वो आरोप लगाया गया हमारी चैरिटेबल फर्म, जिसका नाम लेकर यह कहा गया कि यह फर्म गलत कामों में लिप्त है। और आज जांच एजेंसियों ने जांच करके यह भी लिख के दे दिया है कि वो फर्म किसी भी तरह की इलीगल एक्टिविटी में कभी इन्वॉल्व नहीं हुई। आपका इस चीजों से आपकी लायबिलिटी क्या लेना देना था? आपका पैसा देने कंपनी कोर्ट में आई थी तो पहले आपको आपका पैसा दिया जाना चाहिए था ना। जांच चलती रहनी चाहिए थी अगर ऐसा कुछ था, लेकिन रोका गया झूठ बोल करके, इस तरह की बातें करके, जिन बातों से कोर्ट के कान खड़े हुए। अगर किसी एक कंपनी के, किसी एक फर्म के बारे में बताया जाए कि यह फर्म किसी गलत कामों में इन्वॉल्व है, किसी एंटी नेशन कामों में इन्वॉल्व है, तो जाहिर सी बात है इतना आसान नहीं होगा कोर्ट के लिए फैसला ले पाना कि हां, कस्टमर्स के हक देने जो कंपनी आ रही है उस पर इतने बड़े आरोप लगे हैं तो उसको बस ऐसे अलाउ कर दिया जाए, बगैर जांच कराए, बगैर जांच एजेंसियों के दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स के बगैर कोई भी फैसला नहीं आ सकता है। और तीसरी सबसे बड़ी हास्यपद बात जो पिछले 4 सालों से आप लोगों को कह कह करके ये लोग आपको बेवकूफ बना रहे हैं, वो है मेरे प्रत्यर्पण की, मेरे एक्सट्रेडिशन की। साथियों, चलिए मैं आपको आपका ज्ञानवर्धन करते हुए बता दूं, अगर ये अधिवक्ता महोदय लोग जो वहां पर आप लोगों के बीच में इस तरह की बातें, बचकानी बातें करते हैं, इनका ज्ञान, इनकी नॉलेज सिर्फ वहीं तक है जहां तक इनको मालूमात है। किसी भी दूसरी कंट्री से किसी भी प्रकार का प्रत्यर्पण अगर कोई व्यक्ति, कोई भी हो, वो चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, अगर दूसरी कंपनी में उसका परमानेंट रेजिडेंसी है, अगर वहां का बिजनेसमैन है, तो जब कभी उस कंट्री से, जो बेस कंट्री वहां से कोई प्रत्यर्पण होता है तो उसका एक प्रोटोकॉल होता है। उस प्रोटोकॉल में क्राइम का जो लेवल है वो लेवल किस लेवल का है, यह पहली चीज होती है। यानी अगर आप इंटरपोल की बात करते हैं, रेड कॉर्नर की बात करते हैं, प्रत्यर्पण की बात करते हैं, तो ऐसा नहीं होता। कोई भी कंट्री अगर अपने यहां के किसी भी व्यक्ति को भगोड़ा सिद्ध करके उसका प्रत्यर्पण करना चाहती है तो उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि यह मामला फिर 2 कंट्री के बीच का हो जाता है और दोनों कंट्री के बीच में इंटरनेशनल लॉ आ जाता है। अंतरराष्ट्रीय कानून के मानकों के अनुसार अगर वो सारी की सारी डिमांड पूरी हो रही है जो ऐसे केस में मांगी जाती है, तो यह बड़ा आसान होता है कि किसी भी व्यक्ति का प्रत्यर्पण कर दिया जाता है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय मानकों का क्या मानक है, यह बगैर जाने हुए दफा 420, 120 बी और 409 में, जहां पर कोई भी मनी ट्रेल नहीं है, जहां पर कोई भी चैन ऑफ क्राइम नहीं इन्वॉल्व है, जहां पर कोई भी फंड का साइफन ऑफ नहीं है, जहां पर किसी भी कोर्ट से सजा नहीं प्राप्त हुई है, वहां पर सिर्फ एक आरोप के आधार पर अगर कोई बार बार यह कहता है कि प्रत्यर्पण कराना है, रेड कॉर्नर नोटिस घोषित कर दिया गया है, तो यह कानूनी प्रक्रियाएं हैं, चलती रहेंगी, लेकिन इसके ऊपर अमल करने के लिए जो प्रोटोकॉल होता है वो पूरा करना बहुत आवश्यक है। अगर उस प्रोटोकॉल को पूरा नहीं किया जाता है तो आप लोगों को यही कह कहकर अब तक बरगलाया गया कि राशिद नसीम को वहां से लाया जाएगा, राशिद नसीम दुबई में छिपा बैठा हुआ है, भागा बैठा हुआ है, उसे जब तक नहीं लाएंगे तब तक आपका पैसा नहीं मिलेगा। साथियों, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी देश का हो, वो अपने देश के कानून से बड़ा कतई नहीं हो सकता है। कानून ही है जो व्यक्ति को घुटने के बल खड़ा कर देता है, और कानून ही है जो निर्दोषों को बचने का रास्ता भी देता है। यह कानून ही है जो किसी हुए जुर्म की सजा देता है, और यह कानून ही है जो निर्दोष लोगों को एक ना एक दिन इंसाफ जरूर देता है। अगर राशिद नसीम ने कोई ऐसा क्राइम किया होता, अगर आपकी कंपनी ने कोई ऐसा जुर्म किया होता, अगर आपका 1 रुपया भी देश के बाहर गया होता, अगर आपका 1 रुपया भी कहीं से भी कोई कानून का उल्लंघन करके कहीं गया होता, तो यह असंभव सी बात है कि भारत जैसे देश, भारत जैसा गणराज्य, जिसके डंका आज की तारीख में दुनिया के कई देशों में बज रहा है, वहां की जांच एजेंसी अपने यहां के किसी फाइनेंशियल मैटर पर जिस पर 68,000 करोड़ का आरोप लगा हो, उसका प्रत्यर्पण ना करा पाई, यह असंभव सी बात है। यह असंभव सी बात है। अगर यह नहीं हो पाया, एक रत्ती आगे नहीं बढ़ पाया,
तो उसके पीछे की वजह यह है कि इंटरनेशनल कानून के अनुसार जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं ऐसी चीजों में, उन डॉक्यूमेंट्स की कमी है। यानी 68,000 करोड़ रुपए के आरोप की एवज में अगर प्रत्यर्पण है तो 68,000 करोड़ का मनी ट्रेल नहीं है। पैसा विदेश लेके चले गए और वो पैसा लेकर भाग गए कस्टमर का, तो उस पैसे को लेके भागने का और पैसे के जाने का मनी ट्रेल नहीं है। अगर यह कहा गया है कि हां, आरोप तो यही है ना मेरे ऊपर कि पैसा लेके भाग गए, भगोड़े हैं। अब हमें आप एक बात बताइए कि जांच एजेंसियों ने इन सारी चीजों पे जांच करी और 1200 करोड़ पे लाकर खड़ा कर दिया मामले को और पैसा वहीं दिखा दिया, तो क्या आपको यह लगता नहीं कि यह पेपर की कमी है, डॉक्यूमेंट्स की कमी है? अगर कोई आरोप लगता है कोर्ट में तो कोर्ट उसके ऊपर जांच और एक्शन के लिए जरूर कहेगी, जाहिर सी बात कहेगी। लेकिन जब वो ऑर्डर जाता है एजेंसी के पास, जब वो ऑर्डर जाता है उस अधिकारी के पास जिसे उस पेपर वर्क को आगे बढ़ाना है, तो वहां के जो प्रोटोकॉल्स हैं उन्हें पूरा करना आवश्यक होता है। ये सारी चीजें आपको बगैर बताए ये लोग पिछले कई सालों से आपको बेवकूफ बना रहे हैं कि कंपनी पैसा लेके भाग गई है, प्रत्यर्पण करा के लाएंगे तब वो आकर पूरा पैसा देंगे। ये सरासर गलत है, सरासर झूठ है। और इसके दो साक्ष्य मैं आपको दे रहा हूं कि कोर्ट के अंदर दी गई जांच एजेंसियों की रिपोर्ट, जिसमें 1200 करोड़ का मामला दिखाया गया और उस 1200 करोड़ में 700 करोड़ रुपए वहीं पर जमीनों पर, जिस जमीन की औकात आज की तारीख में तकरीबन 5 से 10 गुना बढ़ चुकी है, और साथ ही साथ 500 करोड़ रुपए लोगों के पास एडवांस के तौर पर, जिसके बारे में आज ऑर्डर दिया गया कि ऐसे सारे लोगों को उठाया जाए और उठा के पूछताछ की जानी चाहिए जो कंपनी का पैसा खा करके बैठे हुए हैं। यह 1200 करोड़ रुपए का हिसाब आपके नजर के सामने है। अब आप मुझे एक बात यह बताइए कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे कंट्री के अंदर रहता है, उसके ऊपर आरोप नहीं साबित हो पा रहा है, कोई दस्तावेज नहीं मिल पा रहा है, डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल पा रहा है, और वह व्यक्ति अगर इतना बड़ा नाम है, उस व्यक्ति का अगर इतना बड़ा सब कुछ है, तो क्या व्यक्ति अपने प्रोटेक्शन के लिए अपनी तरफ कोई एक्शन नहीं लेगा? क्या व्यक्ति इस सारे के सारे दस्तावेज की कमियों को लेकर के क्या व्यक्ति खड़ा होकर के मुकदमा नहीं लड़ेगा कि साहब पहले जाकर साक्ष्य लेकर आइए, पहले जाकर सबूत लेकर के आइए, पहले जाकर मनी ट्रेल लेकर के आइए, पहले जाकर वो गवाह लेकर के आइए, पहले जाकर के वो सारे के सारे क्लॉज जो मांगता है इंटरपोल, जो मांगता है रेड कॉर्नर नोटिस के लिए, वो पूरा करिए, तब यह संभव है। अन्यथा कोई भी व्यक्ति दुनिया के किसी भी देश में इतनी आसानी से काम ना कर पाता, और कोई भी हिंदुस्तान के अंदर किसी भी कंट्री के अंदर बैठ करके किसी के साथ दुश्मनी निकालने के लिए भी ऐसे आरोप लगा करके उस व्यक्ति का कारोबार दूसरे देश में खराब कर दिया जाता। तो साथियों, ये जो आप सभी लोगों को झुंझुना पकड़ाया जाता है, मैं इसके बारे में कभी नहीं बोलना चाहता था, लेकिन आज बोलना इसलिए जरूरी है कि मेरी तीसरी वॉइस रिकॉर्डिंग इसी संबंधित है। तो आप सभी लोगों को 68,000 करोड़ का झुंझुना दिया गया, जो आज जांच एजेंसी ने कोर्ट के अंदर 1200 करोड़ पे लाकर तोड़ दिया। आप सभी लोगों को प्रत्यर्पण का झुंझुना दिया गया, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। हो सकता है ऑर्डर में आए या ना आए, आप जाकर के गूगल पे सर्च मार लीजिएगा, पूछ लीजिएगा कि रेड कॉर्नर का, इंटरपोल का क्या क्लॉज है, क्या उसके नियम है, क्या उसके प्रोटोकॉल है, क्या चीजें रिक्वायर्ड होती है, किसी अच्छे वकील पूछ लीजिएगा और देखिएगा कि क्या वो सारे आरोप लगे उसके दस्तावेज हैं। अगर हैं तो साहब मुझे दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकती है, और नहीं है तो साहब कानून मुझे यह अधिकार देता है कि मुझे दुनिया कोई भी ताकत गलत तरीके से क्षति ना पहुंचा पाए। ये दो चीजें थी जो अब तक आपको परेशान करती थी, जो अब तक आपके लिए बिल्कुल एक इनका जवाब बना था। 68 करोड़ रुपए लेके भाग गया, वो आएगा तो पैसा मिलेगा। नहीं साहब, 68,000 करोड़ रुपए कंपनी ने कभी कलेक्ट ही नहीं किया, और आपका एक एक पैसा, एक एक पाई आपके बीच में है, कहीं बाहर नहीं गया है। आज की वॉइस रिकॉर्डिंग शायद हो सकता है मेरी आप लोगों को दिए गए संदेश की आखिरी रिकॉर्डिंग हो, लेकिन अगर ये रिकॉर्डिंग कभी भी आपके कान में कभी भी पहुंचे तो कम से कम इतना तो जाने रहिए कि पिछले 4 सालों में जिन चीजों को लेकर इन्होंने आपको बेवकूफ बनाया, पिछले 4 सालों में जिन चीजों को लेकर इन्होंने आपका सुख चैन हराम किया, पिछले 4 सालों में जिन बातों को लेकर इन्होंने आपसे फीस वसूल करी, पिछले 4 सालों में जिस बातों का आधार बना करके ये हमें गालियां देते हुए आपकी सिंपैथी लेते रहे, वो बात कितनी निराधार थी और कितनी गलत थी और कितनी बुरी थी। अगली रिकॉर्डिंग के अंदर मैं आप सभी लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना देने जा रहा हूं, जिससे आप सभी कस्टमर्स को एक नई उम्मीद मिलेगी और न जाने कितने लोगों की रात की नींद जरूर उड़ेगी। और यह मैं आपको साबित कर दिखाऊंगा अगली रिकॉर्डिंग, जो कि मेरी आज की आखिरी रिकॉर्डिंग होगी, और इसके बाद शायद ही मेरी रिकॉर्डिंग कभी आपको आए, लेकिन आपको मेरे एक्शन जरूर दिखाई देंगे।